डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारतीय राज्य व्यवस्था की पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने पिछले लेक्चर्स के माध्यम से हमने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर लिया है और साथ ही साथ अपने सबसे लेटेस्ट लास्ट के लेक्चर में हमने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को डिस्कस कर लिया है। आज अपने इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं मूल अधिकारों को, और इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। मूल अधिकारों का चैप्टर जो है वो बड़ा है काफ़ी, इस वजह से इसको 3 भाग में डिवाइड किया है, जिसका आज पहला भाग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक चतुर्वेदी और आज आप मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल अधिकारों के भाग 1 के बारे में। तो चलिए विलंब न करते हुए सीधा डिस्कशन की तरफ चलते हैं और प्रश्नों के माध्यम से शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैनल को लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ आज के डिस्कशन के। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ए, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी, शक्तियों का केंद्रीकरण, सी, निर्वाचित सरकार, या फिर डी, शक्तियों का पृथक्करण। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों का पृथक्करण जो है वह किसी भी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। कैसे और किस प्रकार से, तो इसको समझिए। देखिए, हमारे यहाँ शासन के 3 अंग या कहीं भी शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से वे 3 अंग होते हैं बताइए? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब इनमें से अगर कोई अपने शक्तियों या अपने अधिकारों से इतर जाकर के या बाहर जाकर के कुछ भी कार्य करने का प्रयास करता है तो दूसरी संस्था या तीसरी संस्था उसको रोकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई विधायिका द्वारा कोई एक कानून बना दिया गया है कि यह जो है हमारी स्वतंत्रता को या बोलने की स्वतंत्रता को हमारे वह बाधित करे किसी प्रकार से, ठीक है, बाधित करे। तो इस पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका बैठी हुई है। न्यायपालिका जो है इस व्यवस्था को लागू नहीं होने देगी। इसीलिए शक्तियों का पृथक्करण जो है वह हमारे स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। सॉरी। इसी तरीके से अगर यदि हम देखें बाकी अन्य विकल्पों के बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या होती है? जो सरकार के फेवर में ही डिसीजन दे या जो सरकार के अंडर में काम करे, ठीक है, उसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका बोलते हैं। जाहिर सी बात है, जब सरकार के अंडर में या सरकार के फेवर में ही हमेशा न्याय देने वाली या प्रतिबद्ध न्यायपालिका होगी तो वह कभी भी किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती है, किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती है, ठीक है। वहीं अगर शक्तियों के केंद्रीकरण की बात करें तो तानाशाहों को ले लीजिए, जैसे हिटलर रहा, मुसोलिनी रहा, इनके समय में क्या वहाँ के नागरिकों के, इनके देश के नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित थे या उनकी स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित था? बताइए, नहीं ना। तो किसी एक ही व्यक्ति में अगर समस्त शक्तियाँ केंद्रित कर दी जाएंगी या किसी एक ही संस्था में अगर समस्त शक्तियों को केंद्रित कर दिया जाएगा तो वह किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता या किसी अन्य मूल अधिकार को जो है सर्वोत्तम सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी। वहीं अगर निर्वाचित सरकार की बात करें तो हाँ, निर्वाचित सरकार कुछ न कुछ और किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत सुरक्षा तो प्रदान करती है विभिन्न मूल अधिकारों को, या फिर यूं कह लीजिए तो स्वतंत्रता के अधिकार को किसी न किसी रूप में सुरक्षा जरूर प्रदान करती है। लेकिन सरकार कैसी है? निर्वाचित है। निर्वाचित का अर्थ है कि बहुमत ने उसे चुना होगा या बहुमत की सरकार होगी वह। तो अब इसमें अछूते रह जाएंगे अल्पमत के लोग, ठीक है, जिनका मत प्रतिशत जो है वह कम है। तो सरकार क्या करेगी कि बहुमत के फेवर में कार्य करते हुए अल्पमत वाले नागरिकों के कुछ अधिकारों को सीमित कर सकती है या फिर बहुमत के अधिकारों को प्राथमिकता दे सकती है अल्पमत के अधिकारों, अल्पमत के या अल्पमत समुदाय के अधिकारों पर, ठीक है। तो निर्वाचित सरकार भी पूर्णतया सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का मूल अधिकार हो, फिर चाहे वह स्वतंत्रता का भी मूल अधिकार हो, जबकि शक्तियों का पृथक्करण हमने देखा। देखिए, इसी तरीके में या इसी के सापेक्ष में या इसी के आलोक में अगर आप आर्टिकल नंबर 12 को पढ़ेंगे तब आप चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। वहां पर भी न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया। देखिए, हमारे संविधान के यहाँ पर देखिए,
हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक विभिन्न मूल अधिकार हैं। ठीक है, विभिन्न मूल अधिकार हैं, जिसमें भी आर्टिकल नंबर 12 में इस संदर्भ में यानी भाग 3 के संदर्भ में जहां कहीं भी राज्य का प्रयोग किया गया है उसके बारे में बताता है कि वह राज्य के शब्द के अंतर्गत कौन कौन से संस्था या कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि संसद शामिल होगी, संसद शामिल होगी, और बताइए भारत की सरकार शामिल होगी। ध्यान करते चलिएगा, एक एक। देखिए, सिंपल तरीका है, बैरक लेकर के बैठिए जब भी आप इसको पढ़ने बैठिए। संसद शामिल होगी, भारत की सरकार शामिल होगी, राज्यों की सरकार शामिल होगी, और क्या शामिल होगा? राज्यों का विधान मंडल शामिल होगा, विधान मंडल शामिल होगा, और बताइए और क्या शामिल होगा? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर और बाहर, भीतर और बाहर कार्य करने वाले, भीतर और बाहर कार्य करने वाले स्थानीय और बताइए अन्य प्राधिकारी। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर और बाहर कार्य करने वाले स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, यह सभी जो है वह राज्य क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। लेकिन कहीं भी न्यायपालिका के बारे में बात कही गई? देखिए, ध्यान दीजिए, न्यायपालिका को इससे स्वतंत्र रखा गया, न्यायपालिका को इससे स्वतंत्र रखा गया। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे तो न्यायपालिका कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से भी एक कॉन्सेप्ट निकलता है शक्तियों के पृथक्करण का, ध्यान में रखिएगा। तो न्यायपालिका को इससे बाहर रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका जो है मूल अधिकारों की सुरक्षा में, या न्यायपालिका को मूल अधिकारों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध न हो। अच्छा, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, न्यायपालिका जब न्यायिक कार्य करती है ना, जब जस्टिस देने का काम करती है, तब तो वह स्वतंत्र रहती है। लेकिन जब वह प्रशासनिक काम करती, जैसे न्यायालयों में नियुक्ति वगैरह का काम कर रही, तब वह इस परिभाषा के अंतर्गत भी आती है। फिलहाल वह मेंस के डिस्कशन में देखा जाएगा, यहाँ पर छोड़िए इसको। यहाँ पर यह है कि न्यायपालिका जो है वह इस राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ रही है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चले अगले प्रश्न पर, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। या सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। या डी, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। बताइए कौन सा जो है स्टेटमेंट यहां पर सही होगा? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने अपना समर्थन प्रदान किया था। देखिए, हुआ क्या था ना कि उस समय के तत्कालीन जो भारत राज्य सचिव थे ना, क्या नाम था उनका बताइए? बर्केन हेड। उन्होंने भारतीय नेताओं को चुनौती दी थी, चैलेंज किया था कि आप लोग अपने से कोई भी अच्छा संविधान नहीं बना सकते। किस समय? 1928 में। ठीक है, तो इसी चैलेंज को भारतीय नेताओं ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने 2 सर्वदलीय सम्मेलन बुलाए। एक सम्मेलन उन्होंने दिल्ली में बुलाया, इसके बाद तत्काल बाद दूसरा सम्मेलन होता है बंबई में। ठीक है, और यहीं पर नेहरू रिपोर्ट को पेश किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक समिति थी, जिसके कुल टोटल कितने सदस्य थे बताइए? नेहरू समिति में कुल कितने सदस्य थे? नेहरू समिति में कुल 8 सदस्य थे। ठीक है, कुल 8 सदस्य थे। अगर इनके नाम बताऊं तो इतिहास में बताऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री के डिस्कशन में। फिलहाल यहाँ नामों से कोई मतलब नहीं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी, उसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसमें विभिन्न प्रकार के मूल अधिकारों की बात कही गई नागरिकों को देने की, जैसे कि मताधिकार देने की बात की गई, सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई वयस्क आधार पर। ठीक है, वयस्कता के आधार पर सार्वभौमिक मताधिकार देने की बात की गई, राज्य को धर्म से अलग रखने की बात की गई। ठीक है, इसके अलावा बात की गई महिलाओं को लेकर के कुछ अधिकारों की बात की गई, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों को आरक्षित करने की बात कही गई। इस प्रकार के विभिन्न प्रावधान जो है वह इस नेहरू रिपोर्ट में दिए गए थे भावी संविधान के
लिए। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। चलिए चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिलहाल देखिए जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत आसान सा और बहुत साधारण सा एक स्टेटमेंट है कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता। अब पूरे आर्टिकल्स को समझिए, 12 से 35 तक को एक बार घूम करके देखिए। 6 तरीके की जो स्वतंत्रता दी हुई है उनको समझिए। तो वह क्या है? हमारे लोगों के लिए राज्य की एक प्रतिज्ञा है। ठीक है, राज्य प्रतिज्ञा कर रहा है भैया हम आपको ये गारंटी प्रदान करेंगे। है क्या मूल अधिकार? बताइए। मूल अधिकार जो है वह राज्य के कृत्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान सुरक्षा या नागरिकों को प्रदान अधिकार है। ठीक है, दरअसल देखिए जब आज़ादी की लड़ाई या जो सिंपल अगर बढ़िया भाषा में कहे, अच्छी लैंग्वेज में कहे तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, देखिए आज़ादी की लड़ाई के समय हमारे जो आज़ादी के आंदोलन के जो नेता थे उनके अधिकारों को विभिन्न प्रकार से सीमित किया गया था या फिर रोका गया था। यूं कहिए तो किसी भी प्रकार का अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा था। जब अंग्रेज चाह रहे थे जेल में डाल दे रहे थे, जब चाह रहे थे वह जेल से बाहर कर दे रहे थे, जितना मर्जी चाहे उतना उन पर अत्याचार कर रहे थे या जो उनकी इच्छा होती थी वह वो उनके साथ करते थे। तो इन्हीं सबको देखते हुए हमारे जो उस समय तत्कालीन जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उन्होंने मौलिक अधिकारों के महत्व को समझा, क्योंकि ठीक उसी समय अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स एक आया था। कुछ समय पहले ही वहाँ पर एक बिल ऑफ राइट्स आया था। उन्होंने देखा कि अमेरिका जो है अपने नागरिकों को इतनी अच्छी सुविधा और इतने सारे अधिकार दे रहा है, जबकि हमारे देश में क्या और इस प्रकार की व्यवस्था है तो नहीं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। तो बिल ऑफ राइट्स एक कारण बना। दूसरी चीज़ अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार एक कारण बना, जिसको लेकर के आगे चल करके हमारे संविधान में मूल रूप से संविधान में लिखित रूप से दे दिया गया और गारंटी प्रदान की गई अंडर द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और बताइए किस आर्टिकल के माध्यम से हाई कोर्ट जो है वह सुरक्षा प्रदान करता है मूल अधिकारों को? प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, गारंटी प्रदान की गई मूल अधिकारों को और राज्य की डिफिनीशन बता दी गई और यह भी बता दिया गया आर्टिकल 13 में कि राज्य जो है अगर कोई भी ऐसा कानून बनाएगा जो कि इन अधिकारों को सीमित करेगा तो वह कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। ठीक है, वह कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वह इन अधिकारों को सीमित करता है, या फिर अगर समाप्त करता है तो पूरी तरीके से कानून ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन अधिकार जो है वह सर्वोच्च रहेंगे। ठीक है, और पहले से अगर कोई चला रहा है तो वह भी उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक यह संविधान निर्धारित करता है या जिस मात्रा तक वह इस संविधान में प्रदत्त अधिकारों को शून्य कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिलहाल स्टेटमेंट को देख लीजिए। सभ्य विश्व के साथ, जाहिर सी बात है सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता होगा और अधिकार व्यक्तियों के लिए या हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा होगी। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान ने यह खुद सुनिश्चित कर दिया कि इनका उल्लंघन जो है वह राज्य भी ना कर सके। ठीक है, चले फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न पर। पूछा जा रहा है मौलिक अधिकार क्या है? ए वाद योग्य, बी अवाद योग्य, सी लचीले या डी कठोर। चलिए प्रश्न का आंसर करें। सबसे पहले उसके पहले देखिए वाद योग्य और अवाद योग्य क्या है। सिंपल सा लीजिए, जिसको लेकर के आप डायरेक्ट न्यायालयों में केस कर सकते हैं वह वाद योग्य, जिसको लेकर के केस नहीं कर सकते हैं वह अवाद योग्य हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहीं कहीं पर प्रवर्तनीय बोल दिया जाता है और अप्रवर्तनीय बोल दिया जाता है। तो हिंदी भी ध्यान में रखिए, जहां न समझ में आए वहां पर जो है सीधे सीधे इंग्लिश वाले भाग को देख लीजिए। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वह वाद योग्य है। कैसे पता चलता है? तो हम इसको लागू करवाने के लिए, इसको इन्फोर्स करवाने के लिए हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। नीचे की जो भी न्यायिक हायरार्की है, जो भी जुडिशियल हायरार्की, उनको स्किप करते हुए। ठीक है, वाद योग्य है हमारा मौलिक अधिकार, इसको हम लागू करवा सकते हैं अगर सरकार कहीं से कुछ हमारी मौलिक अधिकारों को छीनती या फिर सीमित करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चल रहा है। यहां पूछा जा रहा है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है,
यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। या 5वां, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ए 1, 2, 3, बी 1, 3, 5, सी 1, 4, 5 या फिर डी 2, 3, 5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी कीजिए, देखिए देखते हैं इसको, आराम से समझिए, हर चीज को समझते हुए चलते हैं। देखिए मौलिक अधिकार संविधान में उल्लिखित है, हाँ है, पहला वाला सही हो जाएगा। यह प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी, भैया फिर अगर यही प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अगर यहीं पे हो जाएगा तो फिर डीपीएसपी क्या करेंगे, या फिर राज्य के नीति के निदेशक तत्व, दोनों एक ही चीज है, नीति के निदेशक तत्व क्या करेंगे बताइए। ठीक है, यह तो स्किप कर दीजिए आप। व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जी हाँ बिल्कुल आवश्यक और अत्यंत आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो चौथा सही हो जाएगा। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, जो संसद के अधिकारों को या राज्य के अधिकारों को सीमित करता है। राज्य में कौन कौन से लोग, कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, भारत की सरकार, भारत की संसद, राज्यों की सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। ठीक है, तो इसके विरुद्ध संसद भी कानून नहीं बना सकती, जहां तक बनाएगी वहां तक सीमित हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, 5वां। देखिए कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। पहला, चौथा, 5वां जो है वह सही है। ठीक है, 5 विकल्पों वाले प्रश्न कहाँ आते हैं, बिहार और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में। फिलहाल मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। या डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बताइए। चलिए सिंपल सी बात है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब बताइए किसके किसके इच्छा पर या किस तरीके से। तो आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री की इच्छा में मौलिक अधिकार निलंबित, ना बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा में मौलिक अधिकार नहीं निलंबित, ना बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान, आप थोड़ा सा संविधान के लास्ट में जाइए, आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359 में दिया है, जिसमें 358 जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल नंबर 19 के निलंबन के बारे में विभिन्न प्रावधान बताता है। तो वहीं आर्टिकल नंबर 359 अन्य सभी मूल अधिकारों के निलंबन की बात करता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, इनका निलंबन कभी भी नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 20 और 21 का निलंबन जो है वह कभी भी नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या क्या प्रावधान किए गए इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भैया, आर्टिकल नंबर 358 के अंडर में यदि आर्टिकल नंबर 19 को निलंबित किया जाता है तो उसके लिए एक रीजन दिया गया है आर्टिकल नंबर 358 में कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही ऐसा संभव हो पाएगा कि अनुच्छेद 19 निलंबित हो। अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब तो भैया आपातकाल की घोषणा अगर कर दी गई युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, तब तो आर्टिकल 358 के माध्यम से अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा नहीं। ठीक है, वहीं आर्टिकल नंबर 359 जो है यह आपात स्थितियों के बारे में बात करता है, विभिन्न आपात स्थितियों के बारे में बात करता है। अगर इसके माध्यम से आपातकाल लगाया, अगर अन्य परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जाता है तो 359 के माध्यम से राष्ट्रपति जो है वह एक आदेश जारी करेगा, स्वतः नहीं निलंबित होंगे, राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा, उसमें बताएगा कि कौन कौन से मूल अधिकार जो है वह फिलहाल के लिए निलंबित किए जाते हैं। अगर सभी की बात कर देता है तो सभी निलंबित हो जाएंगे, और अगर कुछ स्पेसिफिक मूल अधिकारों को निलंबित करने की बात करता है तो वह स्पेसिफिक मूल अधिकार या वह विशिष्ट मूल अधिकार जो है वह निलंबित होंगे। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड क्या रहेगा दोनों के लिए ही, आर्टिकल 358 और 359 के लिए, कि कब तक के लिए यह निलंबित रहेंगे। तो देखो भैया, यह तभी तक निलंबित रहेंगे जब तक कि आपात की उद्घोषणा जो है वह प्रवर्तन में है, या जब तक आपातकाल लागू है तभी तक के लिए यह प्रवर्तन में रहेगा, उसके तुरंत बाद यह हट जाएगा। यदि इनके संबंध में कोई विधि बना दी गई तो अलग बात है, अगर नहीं बनाई गई तो भैया वह लागू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें, समझ ही गए होंगे आप लोग।
समझना पड़ेगा। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में नहीं समझ में आ रहा, कमेंट कर दीजिए, बताया जाएगा फिर से। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा, यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नीचे कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है। ऑप्शन है 1 तथा 2 सही है, बी 2 तथा 3 सही है, सी 1, 2 तथा 3 सही है, या डी 2, 3 तथा 4 सही है। बताइए कौन सा सही है। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 तथा 3 सही है। कई बार आपको बताया गया कि मूल अधिकार जो है वह राज्य के कृत्यों को, या कृत्य कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, चलिए कार्य कह लीजिए, राज्य के कार्य के विरुद्ध, अगेंस्ट हमारे नागरिकों को या हम जैसे नागरिकों को प्राप्त एक अधिकार है। ठीक है, प्राप्त एक अधिकार है। ठीक है, नागरिकों को प्राप्त है किसके विरुद्ध? तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। कहां पर है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित करते हैं? तो अगर आप मूल अधिकारों को प्रस्तावना के साथ, प्रस्तावना और विभिन्न न्यायिक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो न्याय दिया जाता है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न अधिनिर्णयों में, ठीक है, विभिन्न डिसीजंस में जो है यह बात कही है कि प्रस्तावना और डीपीएसपी और बताइए और मूल अधिकारों को साथ में मिलाकर यदि पढ़ेंगे तो वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, कैसे? तो एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए। तो अगर आर्टिकल नंबर आप प्रस्तावना में आर्थिक समानता को ले लीजिए, ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 14, 16 और 39 डी को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है वह मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न पर चले। अब आइए चलते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कई बार बात हुई इस संदर्भ में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक बात की गई है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245, या डी अनुच्छेद 326। बताइए कौन सा है। इसके बारे में भी अभी अभी लेटेस्ट बात हुई है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 13 जो है यह प्राथमिकता प्रदान करता है मूल अधिकारों को संसद या राज्य की विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर। ठीक है, कहा क्या गया है अनुच्छेद 13 में, बताइए। पेन ले लूं? पेन 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 पेन। अनुच्छेद 13 में एक ऐसी बात कही गई, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि संविधान में कहा गया कि यह सीधी लाइन पर चलना आपका अधिकार है। ठीक है, इसी में आता है राज्य या विधानमंडल या विधान सदन आता है, वह कहता है कि आप सीधी लाइन पर नहीं, आपको इस तरीके से चलना होगा। ठीक है, एक अन्य परिस्थिति लीजिए, एक अन्य पेन पहले मैं लूं। ठीक है, मान लीजिए कि संविधान ने कहा कि आपको सीधी लाइन पर चलना है। ठीक है, मूल अधिकारों में संविधान ने कहा, आपके मूल अधिकारों में जो 6 मूल अधिकार है उसमें कहीं न कहीं कह दिया गया कि आपको सीधी लाइन पर ही चलना है। इसी में आता है, बताइए क्या, इसी में आता है राज्य या विधान पालिका या सदन संसद आती, वह कहती ऐसे नहीं चलना, आपको ऐसे ऐसे चलना है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस प्रकार से चलना है। अब क्या होगा बताइए, अगर अनुच्छेद 13 के आलोक में यह सारी चीजें देखें तो क्या होगा बताइए, सोचिए जल्दी। मैं पेन बदल लेता हूं तब तक मौके का फायदा उठाकर। देखिए, पहले केस में यानी इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यह चीजें शून्य हो जाएंगी। यह जहां जहां पर यह लाइन मुड़ रही है, जहां जहां पर यह लाइन जो है वह जिग जैक हो रही है, इधर उधर जा रही है, वहां वहां पर यह स्थितियां या यह चीजें शून्य हो जाएंगी। यह नियम नहीं माना जाएगा। जितना यह इस लाइन पर टैली कर रही, जितना इस लाइन पर मिली हुई है, ठीक है, उतनी चीजें जो है वह मान्य रहेंगी। यानी कि
न्यून हो जाए, अगर न्यून करने का प्रयास कर रहा है या कम करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, इसके बाद यह भाग तो कम हुआ ना, यह भाग कम हो गया कि नहीं अधिकारों का आपके, ठीक है, तो जितने भाग को कम करने का प्रयास कर रहा है वह भाग जो है वह शून्य हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे केस के बारे में बात करें, इस वाली परिस्थिति या इस वाले कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पर यह पूरी तरीके से शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 हमारे संविधान में यह उल्लिखित करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ठीक है, 13 के भाग 2 में यह बात कही गई है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को या तो छीनती है, ठीक है, यहाँ पर छीन रही है ना पूरी तरीके से, या तो छीनती है या फिर न्यून करती है, ठीक है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि जो है वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहेगी। देखिए यहाँ पर कम कर रहा है ना, तो यहाँ पर इसी मात्रा तक, जिस मात्रा तक वह कम कर रहा है, ये वाला भाग कम हो रहा है ना हमारा, तो इस भाग तक जो है वह शून्य हो जाएगा और ये वाला सीधी लाइन वाला मान्य होगा। जबकि यहाँ पर छीन रहा है पूरी तरीके से, तो हमने इसको पूरी तरीके से शून्य कर दिया, ये समाप्त, लागू यही रहेगा। ये बात कहाँ कही गई? अनुच्छेद 13 सब क्लास 2 में यह बात कही गई है, ठीक है। वहीं अगर पहले की बात कर ले, अनुच्छेद 13 सब क्लास 1 में क्या बात कही गई, तो अनुच्छेद 13 सब क्लास 1 में कहा गया कि पूर्व में जो विधि प्रचलित थी, जो कानून प्रचलित थे, उनके बारे में बात कही गई है, ठीक है, उनके बारे में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे इस भाग से असंगत हैं, ठीक है। मान लीजिए संविधान जब प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950, तो इसके पहले भी तो कुछ नियम कानून चल रहे होंगे ना, जो कि खिलाफ में होंगे, जो कि अगेंस्ट में होंगे, तो वह भी शून्य हो जाएंगे उस मात्रा तक जिस मात्रा तक वह इस भाग के असंगत होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। वहीं अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो यह संवैधानिक उपचारों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 245 की बात करें तो यह बताइए किसके बारे में बात करता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विस्तार के बारे में बात करता है, या इनके द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 326 किसके बारे में? तो मताधिकार के बारे में बात करता है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है आर्टिकल नंबर 326। नेक्स्ट और अगला प्रश्न आर्टिकल निकल रहा है मुंह से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान को सुरक्षा प्रदान करना है? ए, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, बी, मौलिक अधिकार, सी, मौलिक कर्तव्य, या डी, उपरोक्त सभी। बताइए किसके संदर्भ में? सिंपल सी बात है, राज्य के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है या सर्वोच्चता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इतना तो चिल्ला चिल्ला के बताया। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है ए, अनुच्छेद 16 से 20, बी, अनुच्छेद 15 से 19, सी, अनुच्छेद 14 से 18, या डी, अनुच्छेद 13 से 17। बताइए कहां कहां पर समता के अधिकारों के बारे में बात की गई। अच्छा, वैसे अधिकार कितने दिए गए हमारे संविधान में, हमको बताइए, पहले तो इसी को बताइए। हमारे संविधान, पेन तो लिया ही नहीं मैंने, लिखना शुरू कर दिया। हमारे संविधान में 6 तरीके के अधिकार हैं। कौन कौन से बताइए? एक तो समता का अधिकार आप यहां देख रहे हैं, दूसरे है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और 6वां है इन सभी अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान स्थिति यह है, इसके पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 तरीके के अधिकार थे। एक 7वां जो अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार। फिलहाल यह समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो बताइए कि किस अधिकार में किस आर्टिकल में समता के अधिकारों की बात की गई। देखिए, समता का अधिकार हमारे संविधान में भाग 14 से 18 तक है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है भाग आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार आता है आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 तक।
इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, यह किस आर्टिकल में आता है, यह आप लोग बताइए, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट पूछा जा रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या फिर डी अनुच्छेद 17? बताइए। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, विधायन की सत्ता पर पूर्णतया प्रतिबंध या पूर्ण नियंत्रण जो है आर्टिकल 14 लगाता है। कैसे और किस प्रकार से? तो अनुच्छेद 14 में एक बात कही गई बहुत ही महत्वपूर्ण, राज्य यानी कि जो राज्य है, कौन राज्य होगा? आर्टिकल 12 में जो राज्य बताए गए, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्य की सरकार हो, या विधानमंडल हो, चाहे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हो, तो वे सभी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, क्या विधि के समक्ष समता, और दूसरी बात विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण इससे वंचित नहीं करेगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज है, हमने बार बार समानता की बात नहीं की, समता की ही बात की। समता और समानता में क्या डिफरेंस होता है जरा बताना आप लोग। तो एक इक्विटी है, यह अंग्रेजी में इक्विटी है, और यह इक्वेलिटी है। बताइए, देखिए बहुत ही आसान सा अर्थ होता है इसका। इक्वेलिटी का मतलब होता है, या समानता का मतलब होता है, चाहे जैसा हो, चाहे आर्थिक रूप से गरीब हो, चाहे जो है वह फकीर हो, या चाहे राजा रईस हो, सभी को समान रूप से या बराबर भाग में दिया जाएगा। ठीक है, बराबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा भूख लगी तो आपकी थाली में भोजन ज़्यादा होगा, और मुझको कम भूख लगी है तब भी मेरी थाली में भोजन जो है वह आपके बराबर होगा। ठीक है, होता क्या है कि बराबर में वह स्थिति हो जाती है कि आपको कम भूख लगे या ज़्यादा भूख लगे, या मुझे कम भूख लगे या ज़्यादा भूख लगे, हम दोनों की थाली में जो भोजन की मात्रा है वह समान होगी या बराबर होगी। ठीक है, इसमें होगा क्या कि इसमें आपके साथ या मेरे साथ जिस व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगी उसके साथ अन्याय होगा, और जिसको आवश्यकता थी ही नहीं उसको जो है अतिरिक्त जो है वह लाभ मिलेगा। जबकि समता में क्या होता है बताइए? समता में जिसको ज़्यादा भूख लगी उसको ज़्यादा भोजन दिया जाएगा, जिसको कम भूख लगी है उसको कम भोजन दिया जाएगा। ठीक है, सबको उसकी भूख के अनुरूप, जिसको जितनी भूख लगी है उसको उतना भोजन दिया जाएगा। यह समता होती है, या यह इक्विटी होती है। ठीक है, असमानों में समान। ठीक है, अब मान लीजिए आपको जितनी भूख लगी उतनी भूख जो है किसी और को, आपके मित्र को लगी हुई है, तो आप दोनों को एक बराबर भोजन दिया जाएगा। आप दोनों में किसी प्रकार का डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझको कम भूख लगी तो मुझको भोजन जो है वह कम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 4 रोटी दिया गया और मुझको भी 4 रोटी दिया जाएगा। यह चीज समानता में होगी। ठीक है, समता में मुझको 2 रोटी भी दिया जा सकता है, मुझको 3 रोटी भी दिया जा सकता है। मतलब जैसी मेरी भूख होगी या तो 1 रोटी भी दिया जा सकता है। यह होता है समता और समानता के बीच में डिफरेंस। फिलहाल अनुच्छेद 14 की बात कर रहे थे, यहाँ पर सीधे सीधे राज्य को नियंत्रित किया गया है, या राज्य को बताया गया है कि आप विधि के समक्ष समता, समानता नहीं समता देंगे सभी व्यक्तियों को, और विधियों का समान संरक्षण भी प्रदान करेंगे सभी व्यक्ति को कानून के सामने। या एक राज्य एक न्यायतंत्र की बात करता है अनुच्छेद 14। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग जस्टिस सिस्टम होगा, मेरे लिए अलग जस्टिस सिस्टम होगा, सभी के लिए एक समान जस्टिस सिस्टम होगा जो कि समान होंगे। ठीक है, असमानों में समान की बात करता है, समता की बात करता है विधियों के समक्ष। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 14। वहीं अगर छोटी सी बात करें आर्टिकल नंबर 15 की, तो यह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 16 यह लोक नियोजन में अवसर को समानता अवसर की बात करता है। तो अनुच्छेद 17 जो है यह छुआछूत या अस्पृश्यता को कह लीजिए, ठीक है, इनके निवारण की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। यहां पूछा जा रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, बी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या सी सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या डी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन सा सही होगा? आसान है,
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक तरीके का जस्टिस सिस्टम, एक लॉ एक जस्टिस सिस्टम की बात करता है आर्टिकल नंबर 14, जिसको विधि का नियम या कानून का अधिराज्य भी कहा जाएगा। नेक्स्ट और अगला आर्टिकल है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या डी, समता का अधिकार। देख लिया हमने सारी चीज ना, बात कर ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है वह, या आर्टिकल 14 से लेकर के अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 जो है यह समता के अधिकारों की बात करते हैं। तो समता के अधिकार में 14 से 18 में अनुच्छेद 15 भी तो हो जाएगा। वैसे अनुच्छेद 15 में कहीं क्या बात गई है बताइए, आगे आने वाले प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर है? धर्म की स्वतंत्रता का आर्टिकल 25 से 28 तक याद करते चलिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, नेक्स्ट, मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या डी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए प्रश्न करें इसके पहले यहाँ पर हम आर्टिकल 15 को समझने का प्रयास करते हैं। पहले पेन तो ले लें, तब आर्टिकल 15 समझेंगे ना। क्या है आर्टिकल 15 बताइए। आर्टिकल 15 में सिंपल हेडिंग दी गई है, धर्म, मूल वंश, बताइए, धर्म, मूल वंश, जाति, बैरक्ट उठा लीजिए, बिना बैरक्ट के काम नहीं चलेगा, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया है या भेदभाव को रोकने का प्रयास किया गया है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, जन्म स्थान, मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इन सभी आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, मैं वह भी लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, विभेद का प्रतिषेध करने की बात जो है वह कही गई है। ठीक है, यह तो हो गया मोटा मोटी बात। ठीक है, अब किस प्रकार से बात की गई, सबसे पहले आर्टिकल 1 में बता दिया गया। 15 के कई भाग हैं, ठीक है, 6 भाग हैं, इनको सबको आराम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 15 के 1 में क्या कहा गया है बताइए। एकदम सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया गया है कि राज्य जो है वह किन्हीं भी इन आधारों पर किसी भी नागरिक से कोई विभेद नहीं करेगा। किन आधारों पर? तो इन आधारों पर। ठीक है, दूसरी बात क्या कह दी गई? दूसरी बात सिंपल सी कह दी गई कि राज्य जो है वह किसी भी नागरिक को इन आधारों पर, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर सार्वजनिक चीजों की वस्तुओं को उपयोग या उपभोग करने से निवारित नहीं करेगा। ठीक है, फिर चाहे वह दुकान हो, सार्वजनिक भोजनालय हो, होटल हो, मनोरंजन के स्थान हो। ठीक है, क में यह बात कही, इसके भी 2 भाग है, ए और बी। ठीक है, एक तो हो गया आपका सार्वजनिक स्थल हो गया, भोजन होटल हो गया, यह सारी जगह हो गई, और दूसरा हो गया कुओं, तालाबों आदि के संदर्भ में बात कह दी गई। ठीक है, तो इनके उपयोग के लिए जो है वह राज्य किसी भी प्रकार का या किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, वहीं पर अब बात आती है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आर्टिकल नंबर 15(3) आता है, जिसमें स्त्रियों और बालकों के लिए अलग से आरक्षण या विशेष उपबंध करने की बात की गई। किसके लिए? स्त्रियों और बालकों के लिए। ठीक है, अब ध्यान देते चलिएगा, कान खड़े कर लीजिए अपने लिए। ठीक है, देखिए भाग 3 में क्या कहा कि इस अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 15 की कोई भी बात जो है वह राज्य को, कहा गया, राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ पर लिंग है ना, ठीक है, तो सेक्स के बेस पर भी राज्य जो है इन लोगों के लिए ऐसा नहीं कि कोई अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहे तो नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। यह बात मूल संविधान में ही कह दी गई थी कि राज्य जो है इनके लिए स्पेशल इंतजाम जो है वह कर सकता है। जेंडर के बेस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन राज्य कर सकता है इन लोगों के फेवर में। किसके किसके? स्त्रियों और बालकों के फेवर में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 15 के 4 में क्या बात कही? अभी मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, बल्कि यह आ ही गए, संविधान के पहले संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। देखिए आर्टिकल नंबर 4 यह कहता है 15 का 4, बहुत ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 15 का 4 जो है वह
किसके बारे में उपबंध करता है? ओबीसी वर्ग के बारे में बात करता है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रश्नों में ओबीसी आ जाता है या अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों आ जाता है, ठीक है, या अदर बैकवर्ड क्लास लिख के आ जाता है, तो इससे सुपरिचित रहिएगा, ठीक है। फिलहाल मेरे लिए भी थोड़ा आसान है ओबीसी लिख देना, इतना लंबा कौन लिखेगा, ठीक है। तो देखिए बात की गई है आर्टिकल नंबर 15 के 4 में ओबीसी के लिए कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से राज्य निवारित नहीं करेगा। ओबीसी, एससी और एसटी 3 लोग हो गए, इनके लिए भी कोई भी विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। विशेष उपबंध या स्पेशल ट्रीटमेंट की उपबंध राज्य जो है वह कर सकता है। इस अनुच्छेद की कोई भी बात इसे निवारित नहीं करेगी, रोकेगी नहीं कि भैया आप क्यों धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद कर रहे हो, नहीं, इसकी भी व्यवस्था अनुच्छेद 15(4) में कर दी गई। अब वहीं अनुच्छेद 15(5) आता है, यह तो गया विशेष उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 15(5) में जो है वह शैक्षणिक संस्थानों में इनके प्रवेश के संबंध में, फिर चाहे वह प्राइवेट हो, जिसे हम लोग गैर सरकारी कहते हैं, फिर चाहे वह सरकारी हो, सभी जगहों पर इनके लिए आरक्षण का प्रावधान की बात करता है, ठीक है। राज्य इनके प्रवेश के लिए विशेष उपबंध जो है वह कर सकता है। इसके बारे में बात कहाँ की गई? आर्टिकल नंबर 15(5) में। इतनी सारी बातें हो गई, 15(5) तक पहुंच गए हम लोग। अब लेटेस्ट एक अमेंडमेंट हुआ, इसमें 103वां संशोधन हुआ 2019 में, उसके माध्यम से इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 15 के 6 का ए आया, जिसमें सेम यह बात कही गई किसके लिए? ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बात कही गई कि राज्य इनके लिए कोई भी विशेष उपबंध या स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वह प्रदान कर सकता है इनको। और आर्टिकल नंबर 15(6)(b) आया है किसी संशोधन के माध्यम से, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, फिर चाहे वह प्राइवेट हों या सरकारी हों, इनके एडमिशन की बात कही गई कि इनका एडमिशन किया जा सकता है। 10% का एक निर्धारित कोटा जो है वह बता दिया गया, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर, चले ना, समझ में आ गया? बस इतने ही है, इसमें परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, अच्छा, आर्थिक रूप से कमजोर कौन सा वर्ग होगा बता दीजिए अभी तो आर्थिक रूप से कमजोर वह वर्ग होगा जिन्हें राज्य समय समय पर निर्धारित करेगा, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होगा, ठीक है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस कोटे में एक और बात कही गई है, इसको भी ध्यान देते चलिएगा कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापित जो अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक संस्थान है ना, उनको छोड़ करके, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए, पानी पीना भी जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। मद्रास राज्य बनाम 2 राय राजन का जो मुकदमा है वह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार या अनुच्छेद 15 के भाग 1 से कह रहा हूं, अनुच्छेद 15 के भाग 4 से संबंधित है, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, यहां पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद 15(4), बी अनुच्छेद 15(5), सी अनुच्छेद 16(4) या डी अनुच्छेद 16(5)। बताइए किसमें जो है यह सुविधा प्रदान की गई है? चलिए, अभी अभी हमने देखा अनुच्छेद 15(5) में जो है वह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की बात कही गई है, ठीक है। समझ में आया? अब क्या समझ में आएगा, तो सब कुछ तो बता दिया गया, अभी भी कंफ्यूज रहेंगे। यहां पूछा जा रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 13, 2 तथा 14, बी अनुच्छेद 14 तथा 15, सी अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4 या डी अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 18। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात जो है वह कही गई है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश आ जाता तो इसके जस्ट एक स्टेप बाद का अनुच्छेद होता 15(5) होता, ठीक है। फिलहाल
फोकस करते हैं आर्टिकल नंबर 16 पर, या नेक्स्ट प्रश्न में करते हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर कई सारे 16 16 16 है ना। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16(1) और 16(2), सी अनुच्छेद 16(3) या डी अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 5। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में सभी नागरिकों को अवसर की समानता या समता की गारंटी दी गई है। किस चीज में बताइए? यह गारंटी दी गई है, एक सेकंड पेन ले लूं, लोक नियोजन में नियुक्तियों के संदर्भ में यह गारंटी जो है वह प्रदान की गई है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर मैंने पेन चला दिया क्योंकि नियुक्तियां लिखने में समय ज़्यादा लग रहा था, और हमको बात करनी है आर्टिकल 16 के बारे में बारी बारी से। तो यहीं से देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 16(1) में क्या कहा गया। तो आर्टिकल नंबर 16(1) में सीधे सीधे बात कह दी गई है कि भैया राज्य के अधीन किसी भी पद पर, ठीक है, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन के लिए या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता जो है वह प्रदान की गई है, या अवसर की समता प्रदान की गई है। समता, समानता नहीं, अवसर की समता की बात करता है अनुच्छेद 16(1). वहीं अनुच्छेद 16(2) में कुछ आधार हैं, देखिए कौन कौन से। धर्म, मूल वंश, लिंग, जेंडर, ठीक है। इसके अलावा बताइए जाति, बोलते चला करिए नीचे कमेंट में, उद्भव, जन्म स्थान या निवास, या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी नागरिक जो है वह अपात्र नहीं होगा, या राज्य जो है वह उनमें नियुक्ति को लेकर के विभेद नहीं कर सकता, किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी नियुक्ति को लेकर कि भैया तुम वहां पैदा हुए हो, तुम्हारा जन्म वहां हुआ, तुम्हारी जाति ये है या तुम्हारा धर्म ये है, इसलिए हम तुमको ऐसी नियुक्ति नहीं प्रदान करेंगे। ऐसा कोई भी भेदभाव राज्य नहीं कर सकता है। वहीं ध्यान कीजिए आर्टिकल नंबर 15 में क्या था, क्या क्या प्रावधान थे। धर्म, मूलवंश, जेंडर या लिंग और जाति, जन्म स्थान, दो आधार इसमें और बढ़ा दिए गए। उद्भव और निवास का स्थान इसमें और डाल दिया गया, दो आधार इसमें और डाल दिए गए कि इन दो आधारों पर भी आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी नियोजन या फिर पद पर नियुक्त करने के लिए। ठीक है, ये हो गए 16(2). अब 16(3) में क्या है, अभी हमने बात की ना निवास के संदर्भ में बात की कि राज्य किसी तरीके का विभेद नहीं करेगा, लेकिन अनुच्छेद 16(3) कहता है कि यदि किसी पद में यह आवश्यक है कि भैया आपको उस क्षेत्र का या उस संघ राज्य क्षेत्र का या राज्य का निवासी होना चाहिए, तो संसद ऐसी विधि नहीं बना सकेगी, या संसद जो है वह इस प्रकार की विधि से निवारित नहीं कर सकेगी, वहां पर वह आवश्यकता बनाए रखी जाएगी कि आपको उस मूलभूत क्षेत्र का या उस मूल क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ठीक है, इसी के बेस पर जैसे कि आप विभिन्न राज्यों में देखते हैं कि ग्रुप सी वगैरह के जो पोस्ट होते हैं, ग्रुप सी डी के पोस्ट होते हैं, वह राज्य के नागरिकों के लिए ही आरक्षित होते हैं, वह उसी राज्य के निवासी उस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है, अब 16(3) तक की बात हो गई। अब 16(4) की बात करते हैं। देखिए 16(4) कई पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 16(4) है, 16(4) का ए है, 16(4) का बी है। सबसे पहले 16(4) की बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 16(4) में क्या कहा गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें ओबीसी को लेकर के बात कही गई है। ठीक है, क्या कहा गया है कि पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में कम है, उनके लिए आरक्षण का उपबंध जो है वह राज्य कर सकती है। आरक्षण का उपबंध राज्य जो है वह कर सकती है। ठीक, बस सिंपल सी बात है, याद कर लीजिए। इसके बाद 16(4) का ए आता है। ठीक है, 16(4) का ए आता है, मैं 5 पे चला गया तो उसको हटा दीजिए। 16(4) का ए आता है, यह एससी और एसटी के बारे में बात करता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करता है कि राज्य इनके संदर्भ में भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। साथ ही इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2001 में एक संशोधन किया गया था, जिसके आधार पर इन एससी या एसटी वर्गों को प्रोन्नत में भी, यानी कि प्रमोशन कह लीजिए,
ठीक है। तो प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान या उपबंध किया गया था, ठीक है। अब यहीं पर 16(4) का एक बी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। 16(4) के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। एक तो ओबीसी वाला हो गया 16(4), फिर 16(4) का ए SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए हो गया, फिर 16(4) का बी आता है। अब देखिए होता क्या है ना कि आप देखेंगे कई बार पद जो है वह बचे रह जाते हैं। मान लीजिए कि कोई पद निकला, ठीक है, उसमें मान लीजिए 100 पद था ओबीसी के लिए रिजर्व, ठीक है, और मान लीजिए कि 100 पद था SC और ST के लिए रिजर्व। अब इसमें से 50-50 पद तो भर गए और 50-50 पद जो है वह 2022 की रिक्ति थी, इसमें खाली रह गए कितने? 50-50 पद दोनों के खाली रह गए, ओबीसी और SC और ST के खाली रह गए 50-50 पद, ठीक है। तो अब इन भर्तियों के बारे में, यह जो रिक्त रह गए तो क्या इन्हें सामान्य कर करके जनरल करके भर्ती, जनरल कैटेगरी से भर्ती कर ली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, जनरल कैटेगरी से भर्ती यह नहीं होगी। इसी के बारे में उपबंध करता है अनुच्छेद 16(4) का खंड ख या फिर बी, ठीक है। इसमें कहा गया कि राज्य जो है जो बचे हुए जो शेष पद हैं उनको उत्तरवर्ती वर्षों में, यानी कि 2022 में जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा ना, तो 2023 में भर सकता है राज्य, 2024 में भर सकता है, मतलब अपने हिसाब से अपने अनुसार जब भी उसको उचित लगेगा वह उसके अनुसार उन भर्तियों को भरेगा, उन्हीं विशेष कैटेगरी वाले व्यक्तियों के माध्यम से, उन्हीं विशेष क्या कहेंगे उसको, उन्हीं विशेष व्यक्तियों को कह लीजिए, विशेष आरक्षित वर्ग के माध्यम से ही उस पद को भरा जाएगा जिसके लिए वह आरक्षित है, ठीक है। और इसके लिए जो आरक्षण की मैक्सिमम सीमा है ना 50% की, वह भी यदि पार जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरक्षण की 50% सीमा जो है इन भर्तियों पर लागू नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16(5) के बारे में कि आर्टिकल 16(5) में क्या कहा गया है। अब देखिए सभी के लिए बता तो दिया गया, लेकिन 16(5) में एक उपबंध किया गया। मान लीजिए कोई चर्च है, अब यहाँ का जो पादरी होगा आवश्यक है कि वह ईसाई हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई जो है आपका मस्जिद है, ठीक है, यहाँ का जो पुजारी होता है उसे मौलवी बोला जाता है, तो मौलवी के लिए यह आवश्यक है कि वह मुसलमान हो। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई मंदिर है, तो मंदिर के लिए आवश्यक है कोई भी हो वह हिंदू हो, ठीक है। तो अब इनके लिए धर्म आ गया ना, हर जगह धर्म आ गया। अब राज्य को यदि नियुक्तियां करनी होगी तो राज्य यह देखेगा कि भैया आप विशेष तौर पर उस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हो, तभी आपको ईसा मस्जिद में मौलवी और मंदिर में जो है क्या कहते हैं पुजारी के रूप में या चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि आप उस विशिष्ट धर्म से मान्य संबंध जो है वह रखते हो, ठीक है। ऐसा नहीं किसी मुसलमान को चर्च का पादरी बना दिया गया, किसी ईसाई को किसी हिंदू मंदिर का पुजारी बना दिया गया और किसी हिंदू को जो है वह किसी चर्च किसी मस्जिद का मौलवी बना दिया, नहीं, इस प्रकार नहीं होगी व्यवस्था। जिस धर्म को लेकर के वह व्यवस्था है उस धर्म के अनुरूप ही नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। इस संदर्भ में प्रावधान करता है अनुच्छेद 16 का 5। वहीं सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आया आर्टिकल नंबर 16 का सब क्लास 6, यह वही अपना EWS कैटेगरी के लिए आया कि राज्य जो है वह EWS कैटेगरी के या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में 10% सीटों को रिजर्व रखेगा या 10% जो है EWS वर्ग के कैटेगरी के छात्रों को नियुक्त करेगा या अभ्यर्थियों को नियुक्त करेगा। यह थी आर्टिकल नंबर 16 की सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट और अगला आर्टिकल देखते हैं, काफी लंबा आर्टिकल था आर्टिकल 16। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ए कानून के समक्ष समानता, बी सामाजिक समानता, सी अवसर की समानता या डी आर्थिक समानता। बताइए। सामाजिक समानता की बात की गई ना आर्टिकल 15 और 16 के माध्यम से, कानून की समझ समानता आर्टिकल 14 के माध्यम से, अवसर की समानता आर्टिकल 16 के माध्यम से, लेकिन आर्थिक समानता कहीं मैंने कहा नहीं कहा ना, तो बस आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई। नेक्स्ट आसान है सारे। पूछा जा रहा है स्टेटमेंट है, कथन ए और कारण आर है, नीचे जो है इनका स्पष्टीकरण दिया गया है, इनके माध्यम से सही उत्तर देना रहता है इस प्रकार के प्रश्नों में। देखिए प्रश्न है कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के बीच भिन्न व्यवहार करता, वही भोजन की थाली वाला जो एग्जाम्पल दिया था आपको याद है, बस उसी को लेकर के चलिएगा। कारण आर बताया जा रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ऑप्शन है ए सही है या किंतु आर गलत है, बी ए गलत किंतु आर सही है, सी
ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, या डी ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। एग्जाम्पल आपको याद होगा, प्रश्न आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए, आप सभी को याद है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसको जितनी भूख उसको उतना भोजन। ठीक है, जिसको जो दो लोगों को बराबर भूख लगेगी तो दोनों लोगों को 4-4 रोटियां, वही असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार राज्य कर सकता है। मुझे कम भूख थी तो मुझे कम खाना, दूसरे को ज्यादा भूख थी तो दूसरे को ज्यादा खाना दिया गया। वहीं जब दो लोगों को बराबर भूख लगी थी तो उन दो लोगों को समान खाना या उनकी भोजन की थाली में समान भोजन परोसा गया। ठीक है, यही बात, यह पूरा स्टेटमेंट और यह पूरा जो है कथन और कारण जो है आपसे कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। बस ऑप्शन नंबर डी सही है, देखा है हमने। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। ए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। बी, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर के पढ़ना। सी, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर के पढ़ना, या डी, ए बी सी सभी को मिलाकर के पढ़ना। बताइए कहां से आया समान कार्य के लिए समान वेतन की बात। जल्दी कीजिए, टाइम कम रहता है अपने और आपके दोनों के पास। ठीक है, तो देखिए भैया, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है आप एक और इसमें मेरी तरफ से जोड़ लीजिए, आर्टिकल 39 डी। ठीक है, आर्टिकल 39 डी, इसको भी जोड़ लीजिए। तो इन सभी को मिला करके समान कार्य के समान वेतन का मौलिक अधिकार आता है, जिसको न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया था। एक महत्वपूर्ण वाद था, एक महत्वपूर्ण केस था, रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ। समय था या इस केस का 1982। यहीं से समान कार्य के समान वेतन का मौलिक अधिकार जो आया था, निर्णित किया गया था, न्यायालय के निर्णय के द्वारा डिसाइड किया गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। चलिए, यहां पूछा जा रहा है कि संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ए, अनुच्छेद 14, बी, अनुच्छेद 21, सी, अनुच्छेद 17, या डी, अनुच्छेद 19। बताइए, अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, किसके माध्यम से, आर्टिकल नंबर 17 के माध्यम से। इसमें अस्पृश्यता के सभी रूपों में या फिर किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध किया गया है, चाहे वह धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, जातिगत हो, छुआछूत से संबंधित हो। देखिए, अस्पृश्यता को साधारण भाषा में छुआछूत ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो दलित वर्ग आता है, ठीक है, या जो SC ST कैटेगरी के जो लोग, जो निम्न और दलित वर्ग के दबे कुचले लोग होते हैं, उनको यह क्या कहते हैं, यह आर्टिकल जो है उनको सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार प्रदान करता है। आप इसको उल्टा पढ़ करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, दलितों को या फिर जो दबे कुचले लोग हैं उनको आर्टिकल नंबर 17 के माध्यम से, अनुच्छेद 17 के माध्यम से समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और जातिगत इन सभी से संबंधित अधिकार जो है वह प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोग्यता को लागू करना इस आर्टिकल 17 के अनुसार दंडनीय है। ठीक है, विधि बना करके इसके लिए दंड का प्रावधान जो है वह किया जा सकता है। ठीक है, इसी के आलोक में या इसी को संदर्भित करते हुए बाद में चल करके 1955 में, कब, 1955 में एक अधिनियम लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आया था 1955 में, जिसको सामान्यतः सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट आर्टिकल पर चले, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आर्टिकल बार बार निकल रहा है। पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया। ए, अनुच्छेद 20, बी, अनुच्छेद 19, सी, अनुच्छेद 18, या डी, अनुच्छेद 17। अभी पिछले कुछ प्रश्न में हमने डिस्कस किया था, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अनुच्छेद 17 के माध्यम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, या यूं कह लीजिए तो दलित और निम्न वर्ग के लोगों को जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया। किस प्रकार से, तो अस्पृश्यता को पूरी तरीके से समाप्त करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो बताइए, आर्टिकल 17 किस में आएगा, आर्टिकल 17 ऑप्शन नंबर डी में आएगा ना, समता के अधिकार में, बाकी तो अलग हैं।
ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अलग है, स्वतंत्रता का अधिकार अलग है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अलग है। याद रखिएगा, मैंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपसे पूछ रखा है, किस आर्टिकल में दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता के निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? पहला, कानून बनाकर, दूसरा, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, तीसरा, जन जागरण के द्वारा, या चौथा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। ऑप्शन है ए 1, 2, 3 सही है, बी 2, 3, 4 सही है, सी 1 और 2 सही है, या डी 2 और 4 सही है। बताइए किस प्रकार से जो है अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है कहीं भी किसी भी देश में। बताइए, भारत का संदर्भ छोड़िए, कहीं भी किसी भी देश में कानून बना करके, शिक्षा के उन्नति के द्वारा और जन जागरण के माध्यम से अस्पृश्यता को या छुआछूत को, इस प्रकार की विभिन्न चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं, वही स्टेटमेंट के रूप में है। ठीक है, कथन ए है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण आ रहा है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सत्य परंतु आर गलत है, या डी ए गलत परंतु आर सत्य है। बताइए। सबसे पहले समझिए संरचनात्मक हिंसा क्या होती है। अब बात करते हैं, अभी विकल्प पे चलते हैं। सबसे पहले इस शब्द को पकड़िए, ये संरचनात्मक हिंसा क्या भला होती, बताइए। सिंपल सी बात है, देखिए, सुनियोजित तरीके से सामाजिक ढांचे का माध्यम बना करके समाज में व्यक्तियों को समाज जो है वह व्यक्तियों को जब हानि पहुंचाता है उसे ही संरचनात्मक हिंसा बोलते हैं। ठीक है, कैसे? सबसे पहले तरीका पूर्व निर्धारित हो, यानी कि सुनियोजित हो, एकदम प्रॉपर चैनल बना हो। सुनियोजित तरीके से कौन हानि पहुंचाएगा? समाज ही हानि पहुंचाता है। किसका आधार बना करके? सामाजिक ढांचे को ही आधार बना करके। अब यह सामाजिक ढांचा मिलता कहाँ है? तो इस सामाजिक ढांचे को शक्ति मिलती है धार्मिक आधारों पर, धार्मिक आधारों पर या धार्मिक स्वीकृति के आधारों पर इस सामाजिक ढांचे को शक्ति मिलती है, जिसको माध्यम बना करके समाज जो है वह सुनियोजित तरीके से अस्पृश्यता को लागू करता है या फिर अस्पृश्यता से संबंधित विभिन्न प्रकार के चलन को लागू करता है। ठीक है, संरचनात्मक हिंसा के अगर कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, वर्ग के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, इनको आप शामिल कर सकते हैं संरचनात्मक हिंसा के सुनियोजित तरीके के मामले में। इसमें एक पूरा का पूरा समूह आ जाता है ना। अब बोल दिया कि उस वर्ग का व्यक्ति हो गया या वह व्यक्ति हो गया या उस समुदाय का जो व्यक्ति हो गया वह अस्पृश्य है, अछूत है, मान्यता बना दी गई। क्यों? क्योंकि वह मैला ढोने का काम करता था इतिहास में। बस बात खत्म। अब यहीं से तरीका यह तय कर लिया गया कि किस किस प्रकार से उनको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। ठीक है, आधार क्या मिला? धार्मिक आधार मिला। क्या आधार मिला? धार्मिक। यह जो है मैले ढोने का काम करते हैं, गंदगी को ढोने का काम करते हैं, तो यह गंदे लोग हैं। जबकि यह नहीं देखा गया यह गंदगी साफ करते हैं, आपके लिए स्वच्छता ले आते हैं। ठीक है, फिलहाल यह सब समझ रहे हैं ना मेंस में। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट और अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या डी अनुच्छेद 19। सिंपल है, आसान प्रश्न है। 14, 15, 16, 17, 18 यह समता के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 14, 15, 16 जो है वह समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 19 जो है यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, जो है ए अनुच्छेद 19 से 22 तक, बी अनुच्छेद 16 से 19 तक, या डी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, या डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। बताइए।
आसान है ना, अभी अभी मैंने बताया है कुछ देर पहले स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो नहीं बताया खैर क्या क्या बातें कही गई हैं, लेकिन यह मैंने बताया है कि कहाँ से कहाँ तक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह आपको दिया गया है। फिलहाल जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में प्रदान किया गया है। जिसमें अगर बात करें, पेन तो लिया इन्हें, बात क्या करेंगे, जिसमें यदि बात करें अनुच्छेद 19 की, तो यह वाक एवं स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों की बात करता है। वाक एवं, बताइए, स्वातंत्र अभिव्यक्ति कह लीजिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 20 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान कर आपको स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीट पीट के आपको गवाह बना लिया गया, वहां कबूल कर लीजिए, आइए न्यायालय में कहिए भैया इन्होंने हमको मार पीट करके जबरी कबूल करवाया था। ठीक है, मार खाने की जरूरत नहीं, पुलिस बोले हाँ तुमने किया, हाँ किया, बाद में आइए न्यायालय कह दीजिए भैया हमसे नहीं, हमने नहीं किया, इन्होंने पीटा था और जबरदस्ती कहवाया था। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21 यह बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 22 सबसे अंतिम वाला, यह किसके बारे में बात करता है बताइए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात करता है। बीच में एक आर्टिकल रह गया हमारा, आर्टिकल नंबर 21 का ए या क जिसे बोलते हैं, इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार है। कहाँ से कहाँ तक, किस उम्र के बच्चों के लिए, बताइए जरा कमेंट करके, वरना जब हम बात करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ए, संविधान का अनुच्छेद 14, बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), सी, संविधान का अनुच्छेद 21, या डी, संविधान का अनुच्छेद 25, या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए। एक केस था, कौन सा केस था, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, नवीन जिंदल वर्सेस इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। 2004 में इस केस का निर्णय आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है। ठीक है, यह हर एक नागरिक का मूल अधिकार है। अच्छा, अनुच्छेद 19(1)(a) में कहा क्या गया है बताइए, अनुच्छेद 19(1) के क में क्या कहा गया है। यहाँ पर एक व्हाइट पेपर लीजिए, आर्टिकल नंबर 19 डाल लीजिए। देखिए, बवाल मत करिए कोई भी जिंदगी में, अपने आर्टिकल नंबर 19 डाल दीजिए। सबसे पहले इसका भाग 1 डालिए। अब भाग 1 के 6 पार्ट हैं। सबसे पहले ए में बात की गई है किसके बारे में, वाक स्वातंत्र और बताइए अभिव्यक्ति स्वातंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र। अभी निर्बंधनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई अनुच्छेद 19(1) क में। अनुच्छेद 19(1) ख या बी में किसके बारे में बात की गई बताइए, शांतिपूर्वक, ध्यान दीजिएगा, शांतिपूर्वक, सलाह लेकर के मारपीट करते हुए नहीं, शांतिपूर्वक और निरायुध बिना असलहे के, बिना किसी शस्त्र के सम्मेलन करने की। आप कहीं पर भी मिल करके मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 19(1) का ग या फिर सी जिसे कहते हैं, उसमें क्या कहा गया, संगम या संघ बनाने की, संगम या संघ, या ध्यान रखिएगा, या बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19 के 1 का ग या सी। फिर कौन सा आ जाएगा, घ, कौन सा होगा ये, डी या फिर डी। इसमें क्या बात कही गई, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की, घूमने फिरने की, आबाद संचरण की बात करता है। उसके बाद आ जाएगा ई। बताइए ई में क्या होगा, बोलिए, ई या फिर यह अंग हो जाएगा ना। इसमें क्या होगा बताइए,
भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की बात करता है। क्या करता है? निवास करने और बस जाने की बात करता है अनुच्छेद 19(1) का ई। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 19(1) का छ यानी कि कौन सा हो जाएगा बताइए, पढ़िए। ABCDEFGHIJKLMNOP अनुच्छेद 19(1) का जी। कहाँ गया पेन? अनुच्छेद 19(1) का जी। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई बताइए? इसमें किसी भी प्रकार की वृत्ति, उपजीविका, अच्छा इन सब में आप नशीला पदार्थ भी कर लेंगे ना, व्यापार, उसका भी जो है कारोबार कर सकते हैं। व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, फिलहाल यह सारी चीजें और यह सारी बातें हैं। ठीक है, अच्छा परेशान मत होइए कि एफ नहीं आया, डायरेक्ट जी आ गया। ठीक है, एफ नहीं आया, डायरेक्ट जी आ गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि अरे भूल गए, तो नहीं, एफ को जो है वह निरसित कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था एफ, या फिर इसको च बोलते हैं। ठीक है, च को जो है वह निरस्त कर दिया गया था। कब बताइए? 1979 के बाद से। ठीक है, यह जो है निष्प्रभावी हो गया था। फिलहाल इतने सारे अच्छे तरीके के जो है आपको अधिकार जो है वह प्रदान किए गए हैं हमारे आर्टिकल नंबर 19 के माध्यम से। ठीक है, बाद में इसमें कुछ न कुछ आगे बढ़ चलते, आगे अगर पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं हर किसी पर, हर पार्ट पर एक न एक निर्बंधन, या फिर यूं कह लीजिए तो निरोध, या फिर यूं कह लीजिए तो रोक, या फिर यूं कह लीजिए तो प्रतिबंध जो है वह रेस्ट्रिक्शन जो है वह लगाई गई है। आप एकदम मतलब फ्री होकर के वाक एवं स्वतंत्रता ना ही आपको मिल रही, ना फिर आपको फ्री होकर के एकदम घूमने क्या कहते हैं सम्मेलन करने की आज़ादी, ना संघ एवं सहकारी समितियों को बनाने की आज़ादी, ना एकदम फ्री होकर के घूमने की, ना बस जाने की, ना किसी प्रकार के कारोबार करने की आज़ादी है। सब जगह कुछ न कुछ सीमाएं संविधान स्वयं आरोपित कर देता है कि इन आधारों पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे वाक एवं स्वतंत्रता का बात है ना, तो इसको 7 आधारों पर निरस्त करने की भी बात की गई। कौन कौन से 7 आधार हैं बताइए? अभी जब प्रश्न आएगा तो मैं वहां बताऊंगा, फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से सभी में कुछ न कुछ रोक टोक लगाई गई है। ठीक है, सीधी सी बात है, स्वतंत्रता बिना कर्तव्य के अगर आपको दे दी जाए अधिकारी आके आप जाइए आजाद हैं, तो आप तो गए तो किसी गालियां दे आए, कहे भैया मेरी तो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं तुम्हें गालियां दे सकता हूं, नहीं, वहां पर आपकी वह आज़ादी सीमित हो जाती है। ठीक है, फिलहाल आइए प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 19(1)(a) के माध्यम से नवीन जिंदल केस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप निजी भवनों के ऊपर कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रीय झंडे को फहराता है तो वह उसका मौलिक अधिकार होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिना हथियार के बिना स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ए, घेराव, अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। बी, शांतिपूर्व इकट्ठा होने का। सी, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। या डी, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बना करके तर्कपूर्ण प्रतिबंध जो है वह लगा सकता है। बताइए, तो आधार है, मैंने बताया था ना, ये किस में आएगा? सबसे पहले तो ये बताए बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 बता दिया मैंने, 19 का पहला बता दिया। अब किस में जाएगा बताइए? ABCDEFGH किस में जाएगा? यह जाएगा आपका, बताइए, अनुच्छेद 19(1) के बी में, या फिर ख जिसे हम लोग बोलते हैं। अनुच्छेद 19(1) बी या ख में यह बात की गई कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं। निरायुध सम्मेलन जिसे बोला गया, एक लाइन एक वर्ड में निरायुध सम्मेलन जिसे बोला गया, इस पे प्रतिबंध लगाया आर्टिकल नंबर 19 के भाग 3 ने। आर्टिकल नंबर 19 के भाग 3 ने किन आधारों पर प्रतिबंध कर दिया गया बताइए? भारत की प्रभुता एवं अखंडता और इसके अलावा लोक व्यवस्था के आधार पर यह प्रतिबंधित है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप सम्मेलन करके जो है बाकायदा शस्त्र वस्त्र लेकर के गए, मिले उले, कहने आज तो आज़ादी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक आज़ाद देश के नागरिक हैं जहां पर नियम और कानून है। ठीक है, और इसी अधिकार के अभ्यास पर राज्य जो है वह कानून बना करके तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। यह बात अनुच्छेद 19(1)(3) से निकलती है। ठीक है,
चले नेक्स्ट पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी अफसर को आप जो है घेर नहीं सकते, उसका घेराव नहीं कर सकते, फिर चाहे वह अपना कर्तव्य निभा रहा हो या नहीं निभा रहा हो, यह प्रतिबंधित है। ठीक है, आप एक नियम, एक कानून, एक तरीका बना हुआ है, उस माध्यम से उस अफसर पर दबाव बना सकते हैं, न कि आप भीड़ इकट्ठा करें और गए उस अफसर को घेर लिया। ठीक, तो यह चीज नहीं की जा सकती। बाकी आप शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होइए, एक जगह इकट्ठा होइए, बिना हथियार के इकट्ठा होइए। और आपके इस प्रकार के इकट्ठा होने पर कभी कभी हमने देखा जब धारा 144 लागू होती तो आप बिना हथियारों के भी एक साथ इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते। यही हमको बताता है कि राज्य कानून बना करके इस पर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, समझिए, हर चीज को आंखें खोल करके देखिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ए, भारत की संप्रभुता, बी, लोक व्यवस्था, सी, न्यायपालिका का अपमान, सी, अवांछनीय आलोचना, या डी, उपरोक्त सभी। बताइए किन आधारों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। सबसे पहले पेन ले लेता हूं मैं और आप सोचते रहिए। सबसे पहले अब मेरी तरफ से लीजिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आई कहां से, बताइए। यह गई आर्टिकल, मैंने लिख दिया आर्टिकल 19 का 1। अब बताइए आर्टिकल 19 के 1 के ए या फिर क में यह बात कही गई है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। अब इस पे प्रतिबंधों की बात कहाँ कही गई है बताइए। तो आर्टिकल नंबर 19 के भाग 2 में इस आर्टिकल यानी कि 19(1) ए के आर्टिकल पर जो भी अधिकार दिए गए उन पे प्रतिबंधों या निर्बंधनों की बात कही गई। कुछ आधार बताए गए। सबसे पहले तो भारत की संप्रभुता और अखंडता, 7 आधार हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता, दूसरे राज्य की सुरक्षा, तीसरा बताइए विदेशी राष्ट्र से मैत्रीपूर्ण संबंध, किससे, विदेशी राष्ट्र से, विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध, यदि वह शत्रु राष्ट्र है तो और मैत्रीपूर्ण संबंध। तीसरा बताइए लोक व्यवस्था के आधार पर, यह तीसरा हो गया। चौथा कौन सा हो गया बताइए, चौथा हो गया शिष्टाचार। जी हाँ, शिष्टाचार के भी आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चौथा है सदाचार के आधार पर सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायिक और न्यायालय की अपमान अगर आप कर रहे हैं तो भी आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मानहानि के अपराध पर या फिर अपराध उद्दीपन के आधार पर, अब आप किसी गए भड़का दिए कि जाओ उसको गोली मार दो, तो वह अपराध का उद्दीपन हो गया। उद्दीपन बोलते हैं, उसके अंदर भाव ऐसा आपने जगा दिया अपराध करने का। ठीक है, तो इन सब आधारों पर आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अवांछनीय आलोचना, अब आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप क्या मैं कह रहा था, सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, सरकार आई कि कहीं नहीं भैया आपका 19(1) ए तो अब से निलंबित, क्यों, क्योंकि आप हमारी आलोचना कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आलोचना कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, बशर्ते वह भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ ना हो, शिष्टाचार सदाचार के खिलाफ ना हो, लोक व्यवस्था को उससे हानि ना पहुंची हो, ना न्यायालय की अवमानना हो, ना मानहानि हो, ना अपराध उद्दीपन हो। ठीक है, आप राज्य की नीतियों के संदर्भ में स्वतंत्र होकर के आलोचना कर सकते हैं। यह अधिकार आपको 19(1) ए में दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहां पर ये गलत टिक लग गया है, इसको आप लोग मत लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी हो जाता है एरर। ठीक है, मशीन है, इंसान है सब लोग, उन लोगों से भी गलतियां होती हैं जो टाइप करते हैं। फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 20, या डी अनुच्छेद 22। बताइए। अच्छा, फिलहाल इसका सही आंसर जानिए, फिर बात करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अनुच्छेद 21 में ना ढेर सारी बातें कही गई, ढेर सारे अधिकार आपको दिए गए, एकदम अथाह, मतलब कई अधिकार वहां से निकल आए, जैसे सोने का अधिकार हो गया, एकांत रहने का, एकांतवास का अधिकार हो गया, भैया हमको अकेले रहना है, बवाल नहीं रखना, एकांत का अधिकार हो गया। ऐसे ही
अच्छे खाने का अधिकार हो गया, अच्छे पर्यावरण का अधिकार हो गया, और बताइए क्या क्या आएगा, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, नोट करते चलिएगा, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार हो गया, शीघ्र विचारण का अधिकार हो गया, विधिक सहायता का अधिकार हो गया, लीगल हेल्प का अधिकार हो गया, पैरों में डंडा बेड़ी डाल के अब कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, यह भी आपको आर्टिकल 21 प्रदान करता है। इसके अलावा बताइए, एकांत कारावास को उठाया ना, काल कोठरी में डाल दिया, नहीं, उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार है, एकांत में कारावास नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि फांसी में, अगर फांसी पे चढ़ाया जा रहा है उसमें देरी हो रही तो आपको अधिकार है, भैया ऐसा रोज रोज क्यों डरा रहे हो, आओ और फांसी दो, उसके लिए, ठीक है। तो फांसी में होने वाले विलंब के विरुद्ध भी अधिकार मिल गया आपको। इसके अलावा आपको प्रतिष्ठा का अधिकार मिल गया, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाने का अधिकार हो गया, कार्यस्थल पर महिलाओं को जो जेंडर बेस्ड वो होता है ना, जेंडर के आधार पर जो भी उनका उत्पीड़न किया जाता है उसको रोकने के लिए अधिकार हो गया। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, विधिक सहायता तो हो ही गया ना, बस, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं, ठीक है। या विभिन्न केसों के माध्यम से आर्टिकल 21 में विभिन्न तरीके के अधिकार आपको प्रदान किए गए, जिनको विभिन्न स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन की परीक्षाएं बारी बारी से मौका दर मौका पूछती रहती, तो इनको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि, एक सेकंड, यह क्या हो गया, चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अब ये हटेगा ही हटेगा, एक सेकंड रुकिए, चलिए, यहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। ए आर्टिकल 11, बी आर्टिकल 16, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 26। देखो भैया, आर्टिकल 21 में एक बात कही गई, ठीक है, क्या बात कही गई आर्टिकल 21 में, अभी आएंगे, 20, 18 जो छूटा हुआ है मेरे दिमाग में है, वो ऐसा नहीं कि भूल गए हैं। आर्टिकल 21 में एक बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। किसके आधार पर बताइए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग उसी प्रकार से किया गया जिस तरीके से अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग किया गया। सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली या वर्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निहित है, ठीक है। इसी के आधार पर आपको जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अच्छा, आर्टिकल 21 के माध्यम से आपको जीवन जीने का अधिकार है, मृत्यु दंड का अधिकार नहीं है, या मर जाने का अधिकार, ठीक है। मर जाने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, मर जाने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। यह ध्यान में रखिएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। किसके मामले में बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण केस था, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य, नाम ध्यान में रखिएगा, पंजाब राज्य। समय कब का था, 1996 का। अरे मेंस के डिस्कशन में जम के बातें करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21 या डी कोई नहीं, बताइए। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आर्टिकल 21 जो है आपकी विदेश यात्रा को रोकता नहीं है, ठीक है। इसके मामले में भी निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके केस में बताइए, दो केस हैं इस संबंध में, सतवंत, ये केस बता रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सतवंत सिंह वर्सेस पासपोर्ट ऑफिसर, पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली। कब का केस है यह बताइए, 1967 का। और इसी के संदर्भ में आगे चल करके इसी की पुष्टि आगे एक और केस में की गई, मेनका गांधी वर्सेस बताइए भारत संघ। कब का केस था, मेनका गांधी वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, 1978 का। इन दोनों केसों के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि आपकी विदेश यात्रा दैहिक स्वतंत्रता जो शब्दावली है उसमें संचरण का अधिकार, यानी कि इच्छा अनुसार कहीं भी कभी भी आने जाने का अधिकार शामिल है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है,
ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मूल अधिकारों के अगले भाग के साथ अपने अगले डिस्कशन में। धन्यवाद।